नमस्कार बंधुओं, आपका स्वागत है विश भारत पर। आज हमारे साथ हमारे मित्र सिद्धू पाठक जी हैं, जो हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे पार्टनर, और इनकी कुछ क्वेरीज हैं नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ पे। उस विषय में हम लोग बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि जो अब करंट सिचुएशन चल रही है भारत के खिलाफ, भारत इतना विशालकाय देश है, 125 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है। डिफेंस के क्षेत्र में हम नंबर 4 पे आते हैं। एक बांग्लादेश जिसको हमने आज़ाद कराया, हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, और भी लोग बांग्लादेश को ही ना मत लो, ये नेपाल हो गया, मालदीव हो गया, ये लोग भारत को आँख दिखाए जा रहे हैं। और एक वर्ल्ड लीडर हमारा देश का प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। अब ये सब क्यों हो रहा है? ऐसे हालात किस लिए बने ये? ठीक है, तो आपका कहना है कि इतना मजबूत प्रधानमंत्री होते हुए भी इतने छोटे-छोटे से देश, पिद्दी टाइप के देश कह सकते हो, बिल्कुल, बिल्कुल। ये भारत को आँख दिखा रहे हैं जी, और ये भारत कुछ नहीं कर रहा है, बिल्कुल, भारत बिल्कुल। कुछ नहीं बोल रहा है। तो इसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो छोटी-छोटी घटनाएँ हुईं, जिसका आपने ज़िक्र किया, उसमें बिल्कुल। आपने नाम लिया मालदीव का। मालदीव में क्या हुआ, आपको पता ही है कि किस तरह से आउट इंडिया कैंपेन चलाया था मालदीव में। वहाँ के राष्ट्रपति जो मोहम्मद मोइज़्ज़ू, वो चाइना से इतने इन्फ्लुएंस थे, वो सोच रहे थे चाइना ही सब कुछ हमारा कर देगा, और वहाँ से फंडिंग मिल रही थी, तो वो बेअंदाज़ हो गए थे। वो जैसे ही सत्ता में आए, उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन को प्रैक्टिकली करने के लिए उन्होंने वहाँ के सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया हमारे देश से। भारत ने कुछ नहीं बोला, भारत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, पेशेंस रखा, और समय के साथ वही मोहम्मद मोइज़्ज़ू आके बिल्कुल दंडवत हो गए दिल्ली में ही। पहले उनकी मिनिस्ट्री आई, गलती मानी, वो आए, दंडवत हुए। क्यों? क्योंकि उनको, आपको भी पता होना चाहिए और दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि भारत ने किया कुछ नहीं, सिर्फ इतना किया कि जो मालदीव को हम मोस्ट प्रिविलेज कंट्री मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, अपना पड़ोसी मानते हैं, वहाँ पे हमने जो साग सब्जी, खाद्यान्न, ये सब देना बंद कर दिया। और एक बार हमारे प्रधानमंत्री यही नरेंद्र मोदी जी जाके लक्षद्वीप में बैठ गए, आराम से वहाँ फोटो सेशन करा लिया। उससे मालदीव की इकोनॉमी बैठ गई, मालदीव का टूरिज्म 40% डिक्लाइन कर गया, और वहाँ भुखमरी के शिकार हो गए लोग। अंडे आमलेट खाने का शौक होता है ना टूरिस्टों को, जी, उसके लिए तरस गए। चाइना अंडे थोड़ा ना भेजेगा मालदीव को, जी, जी। भारत से ही जाएगा ना। बिल्कुल। चावल है, दाल है, सब्जी है, हर चीज भारत से ही जाता था वहां पे, और बहुत कम रेट पे, बहुत कम टैक्सेस के साथ जाता था। भारत ने उस पर थोड़ा सा रोक लगा दिया होगा, यहाँ के टूरिस्ट वहां जाना बंद कर दिए, वो मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाना प्रेफर करने लगे। मालदीव में टूरिज्म में भी भारत के टूरिस्टों का मतलब सेकेंड लार्जेस्ट नंबर होता था। लेकिन ये सब होते ही देखो कैसे आके सड़क पे, ये सारी लड़ाई पैसे की ही है। ये भले वहाँ पे जिहादी माइंडसेट हो, इस्लामिक कंट्री है, 80% मोहम्मडन है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। यही स्थिति जो आपने नाम लिया बांग्लादेश का। बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में क्या हुआ है आपको पता है कि अब स्पष्ट हो चुका है कि वहाँ पे रिज्यूम चेंज जो भी कराया गया है, अमेरिका के वो लू करके जो आता है, वो उन्होंने अपना सारा सिस्टम सेटअप बैठाया, और विद्यार्थियों को वो तो एक ट्रेड, एक तरीका ही है, प्रोसेस ही है कि विद्यार्थियों को भड़काओ, उनके नाम पे आंदोलन खड़ा करो, और पीछे से दूसरी तरफ से खालिदा जिया और इन लोगों की पार्टियां लग गई उनके साथ। जमाते इस्लामी, जो कट्टर इस्लामिस्टों का संगठन है, रेडिकलाइज मुसलमानों का, ये हर देश में होते हैं। जमाते इस्लामी, इन लोगों ने पूरा सपोर्ट किया। जमाते इस्लामी मतलब इस्लामिक ब्रदरहुड वाली पार्टी, ये बिल्कुल टिपिकल रेडिकलाइज होते हैं। और आज की डेट में विद्यार्थी तो बैकफुट पे चले गए, अब उनको कोई नहीं पूछ रहा है। जमाते इस्लामी अपना सरकार बनाने की कोशिश कर रही है वहाँ पे। अच्छा, ये करवाया अमेरिका ने अपने फायदे के लिए करवाया। आपको पता है ना कि अमेरिका, वो शेख हसीना जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने क्या कहा, एक गोरा सा आदमी आया था और उसने कहा कि हमें एक एयर बेस दे दीजिए, हम अपना एयर बेस बनाना चाहता था अमेरिका वहाँ पे, और उसने ये ऑफर किया कि आप हमें एयर बेस दे दीजिए और हम आराम से वहाँ पे अपना काम करेंगे, आप अपना आराम से सत्ता चलाइए।
चुनी हुई सरकार को इस तरह से तख्ता पलट कर दिया। अब बांग्लादेश का जब डेमोग्राफी अब देखेंगे और उसका जो एरिया देखेंगे, मतलब भौगोलिक स्थिति जो है वो तीनों तरफ से भारत से जुड़ा हुआ है, एक तरफ समुद्र है। अब उसको भी अगर अमेरिका या चाइना मदद कर देगा क्या? वहाँ भी यही होना है, 6 महीना पेशेंस तो रखो। वो भी मालदीव की तरह भुखमरी के शिकार होने वाले हैं। उनका व्यापार आजकल ठप हो गया। उनका सबसे बड़ा व्यापार टेक्सटाइल ही तो था। जो उनको इस तरह के आर्डर्स मिले थे टेक्सटाइल के, वो सारे खत्म हो रहे हैं। बहुत सारे आर्डर्स उसमें 40% बता रहे हैं कि इंडिया के टेक्सटाइल मिलों को आ रहे हैं। वहाँ पे भुखमरी यहाँ तक फैल रही है, स्थिति ये हो गई आज की डेट में, जो वहाँ की मीडिया बता रही है, वहाँ पे न दूध है और न जानवर हैं। भारत से जानवर ये ले आते थे चोरी छुपे, वो आना बंद कर दिया। वहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने, बीएसएफ लग गई है बिल्कुल बॉर्डर पे जी। और यहाँ दूध वाले जानवरों को वैसे भी जिंदा नहीं रखने देते, तो काट के खाने वाली प्रजाति है ज़्यादातर वहाँ पे। तो उनकी स्थिति इतनी बेकार होती जा रही, बर्बर होती जा रही है। और जहाँ तक रही भारत के एक्शन की, तो भारत एक्शन क्यों नहीं ले रहा? भारत वहाँ पे आपका क्या लगता है कि हम वहाँ मिलिट्री स्ट्राइक कर दें, या हिंदुओं के साथ वहाँ हो रहा है गलत, हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा है एक तरह से, हिंदुओं के साथ बहुत बर्बरता हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत वहाँ पे पहुँच जाए और पूरा मिलिट्री सबको मारा तो जा नहीं सकता। अगर आपने अटैक कर दिया तो वहाँ पे अभी भी 50% लोग हैं जो भारत के सिंपैथाइजर हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। शेख हसीना ऐसे नहीं जीत जाती थी वहाँ पे। अब वहाँ पे अगर आप अटैक कर देते हो तो वहाँ की पूरी जनता आपके खिलाफ हो जाएगी। जिहादी तो यही चाहते हैं, अमेरिका भी यही चाहता है कि भारत इस ट्रैप में फंसे। वो फंसाना चाहता है ट्रैप में कि भारत बांग्लादेश पर अटैक करे, भारत वहाँ उलझेगा, भारत की इकोनॉमी कमज़ोर होगी, भारत का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कम हो जाएगा, भारत में जो विदेशी निवेश हो रहा है वो रुक जाएगा, और भारत जिस तरह से ग्रोथ दे रहा है वर्ल्ड लेवल पे, आप कोरोना के बाद से सोचिए ना, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चौपट हुई पड़ी है, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जो 6.5% या 7% तक ग्रोथ रेट दे रहा है। तो वो पच नहीं रहा है डीप स्टेट और अमेरिका को। ये इसीलिए बांग्लादेश को टारगेट कर रहे हैं। बांग्लादेश तो एक इंस्ट्रूमेंट है। वहाँ के छोटे छोटे यूट्यूबर्स, बांग्लादेश के यूट्यूबर्स कहते हैं कि 4 रफेल आएगी और नस नाबूद कर देगी बांग्लादेश। बांग्लादेश के पास है क्या? हमने अपनी जो इतना बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट इकट्ठा किए हैं, इंडस्ट्री बनाई है डिफेंस की, वो बांग्लादेश के लिए थोड़ा ना भाई, ये छोटे छोटे देशों के लिए, मालदीव, बांग्लादेश, इनके लिए थोड़ा ना है। ये तो तौहीन होगी अगर भारत वहाँ पे सैनिक कार्रवाई करता है तो। और करने का मतलब है कि वो फिर भारत के लिए वही बन जाएगा गाजा, जैसे इजराइल के लिए गाजा है ना, कि वो बिल्कुल दुश्मन मान के एक दूसरे से लड़ते मरते रहते हैं। उस टाइप की वही चाहता है अमेरिका। वो चाहता ही है कि आप फंसो इस ट्रैप में। अच्छा, ये जो सीरिया में अभी तख्ता पलट जो हुआ है, जो वहाँ के राष्ट्रपति है उनको भगाया है वहाँ के लोगों ने विद्रोह करके, इस पे थोड़ी और रोशनी डालिए प्लीज। तो सीरिया में क्या है कि सीरिया में बशर अल असद की सरकार चल रही थी। सरकार क्या, एक तरह से कब्जा चल रहा था जी। इसके पहले इनके पिताजी का कब्जा चल रहा था। सब पैसे का है इसमें। तो ये सब खेल है भाई, और ये सब खेल करने वाले में अमेरिका सबसे अग्रणी भूमिका निभाता है। उसकी यही डीप स्टेट, और यही, अब भले ये एक तरह से देखिए तो हम बांग्लादेश में बुराई करते हैं अमेरिका की, सीरिया में जो हो रहा है वो भी यही तो है। उसमें भी अमेरिका का ही हाथ है। 1000% अमेरिका और तुर्की का हाथ है उसमें। तुर्की भी इन्वॉल्व है। तुर्की के माध्यम से ही अमेरिका करवा रहा है, या जैसा भी है, पैसा, फंडिंग वगैरह सब कुछ करने का काम डीप स्टेट करता है। अमेरिका के कोई ब्यूरोक्रेट्स थोड़ा ना इन्वॉल्व है उसमें। आप इसको समझना है ना, तो आप देख लो इमरान खान को क्यों हटा दिया गया। इमरान खान तो जीता हुआ इलेक्टेड कैंडिडेट था, उसको इन्हीं लोगों ने, इसी डीप स्टेट ने जेल में बंद करा दिया भाई, और सारा कुछ सिस्टम ही चेंज कर दिया। और आज कहते हैं कि लोकतंत्र, भारत से अच्छा लोकतंत्र पाकिस्तान का है। यही लोग कहते हैं, अमेरिका के डीप स्टेट और अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी कहती है, अमेरिका के स्टेट ऑफिस जो है वो कहता है ये बात। आप भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको देखना है तो ये हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी इन्वॉल्व न रहे हों। ये जब से देखे कि भाई 2 बार हो गया, चलो दूसरी बार भी जब हुआ था, इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ था बालाकोट वाला,
उसके बाद देखिए ना किस तरह के स्टेटमेंट हमारे अपने देश के राजनेताओं के आते थे। उसके बाद वो इसीलिए मैं कहता हूँ उस श्रृंखलता में या एक बात कह देने से, छोटी-छोटी बातें कह देने से आदमी गुस्सा के और मान लीजिए बांग्लादेश के खिलाफ ही रिएक्ट कर दें कुछ गलत, तो उसका क्या परिणाम होगा इसका बाकायदे गंभीरता से अवलोकन करने के बाद ही वो लोग कर रहे हैं। डीप स्टेट हमारे आज की दौर में जो भी कृषि आंदोलन या जो भी चीजें हो रही हैं, आपको जो लग रहा है, ये किसान आपको आंदोलन लगता है वगैरह, किसान आंदोलन वगैरह भी, आपको लगता है किसान सिर्फ पंजाब में ही है? सिर्फ पंजाब वाले ही क्यों आके घेर लेते हैं हर बार? यूपी में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, दक्षिण भारत में किसान नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। उनकी समस्याएं नहीं है? किसानों को कहाँ नहीं समस्या है? हाँ, किसानों को समस्या तो रहती ही है, समस्या तो है खैर। लेकिन सबसे ज्यादा सड़क पर आने वाले किसान पंजाब वाले क्यों बनते हैं? क्योंकि खालिस्तान, वहां पे गुरु पतवंत सिंह पन्नू, वो तो एडमिटेड फैक्ट, एडमिटेड स्टेटमेंट है उसका कि मैं फंडिंग करता हूँ, उसका बैनर लगा के लोग आते हैं। खालिस्तानी जो कनाडा में आपके बैठे हुए हैं सब फंडिंग करते हैं। किसी तरह से ये सत्ता से हटे मोदी, और हम अपना जो खालिस्तान का एजेंडा है, क्योंकि इनको करना क्या है, ये पढ़े लिखे तो है नहीं ज़्यादा, वहाँ जाके ट्रक ही चलाते हैं, लेकिन ये करते क्या है, ड्रग्स का धंधा, जितने भी इलीगल धंधे हैं, मतलब पैसा लेके गोली मार देना, अराजकता फैलाना, इस टाइप का सारा काम खालिस्तानी बिल्कुल इन्वॉल्व है, 100% इन्वॉल्व है, चाहे ड्रग्स डील हो, चाहे जितने अपराध हो रहे हैं। लेकिन अच्छा हुआ कि हरियाणा भी जीत गई भारतीय जनता पार्टी, नहीं तो ये इनका तो प्लान ही यही था। ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, चाहे वो केजरीवाल इसलिए हल्ला मचा रहा है कि उनके चुनाव आने वाले हैं। पंजाब के किसानों को इसलिए बुला रहा है कि चुनाव आने वाले हैं भैया, आओ, अभी 2 महीने में चुनाव है, अभी कुछ कर लो। और कर क्या लो? ऐसा कुछ कर दो कि गोली चला दे। आप सोचो कि लाल किले पर चढ़कर हमारे ध्वज का अपमान किया था इन्हीं लोगों ने, किसानों के नाम पे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक गोली नहीं चलाई गई। उस समय भी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि सरकार को चाहिए, मार देना चाहिए था सालों को, और हमें भी गुस्सा आता था कि ये सालों को तो मार ही देना चाहिए, ये बहुत गंद लोग हैं। लेकिन सरकार ने पेशेंस से काम लिया, बिल्कुल। और किस तरह से सरकार सब कुछ खत्म हुआ। इनके गेम को समझ रही थी कि ये इनके आगे गेम क्या को कर डे रहा वन था। से समझ रही है। जी जी। आप इनका गेम सोचेंगे, आप जब भी देखो 2014 में सत्ता बदली, बिल्कुल 2014 से लेके 2019 का आप देखेंगे पूरा टेन्योर, तो बिल्कुल संघर्ष का टेन्योर रहा है। मतलब हर कदम पे उसमें 2-1 काम, नोटबंदी जैसे काम किए गए, जो आतंकवादियों, सबसे पहले देखिए तो ये इन्हीं का कमर तोड़ने का काम किया, जो विदेशी फंडिंग होती है। बिल्कुल। आपको पता है ना कि एफसीआई से जो पैसे आते हैं, ये फॉरेन वाले पैसे आते हैं, इसको और एनजीओज को जो मिलते हैं, इनको कितना सिस्टमेटिक ढंग से बना दिया गया है। अब वो चीज़ नहीं रह गई किसी को आप कैसे भी पैसा दे दो। ये सारे नियम कानून चेंज किए गए, बहुत तरह से रोक लगाई गई, तब जाके थोड़ा सा सांस लेने की इनको फुर्सत मिली है। तो ये भारत को तोड़ने का जो भी इनका विचार है, या मोदी को हटाने का जो इनका पूरा षड्यंत्र चल रहा है। जॉर्ज सोरोस तो वैसे भी 2-4-6 साल का मेहमान है, 94 ईयर्स का हो गया, वो तो निपट जाएगा। लेकिन वो शुरू से यही खेल रहा है, जब से मोदी सत्ता में आई है, और उनकी नहीं सुन रही। मोदी सत्ता में आने के लिए केजरीवाल, वो जो आपको रामलीला मैदान में जो लोकपाल बिल वाला, लोकपाल विधेयक वाला चला था आंदोलन, जी जी जी, वो भी कोई ऐसा नहीं था कि लोकपाल को कोई नहीं याद कर रहा, ना केजरीवाल उठा रहे हैं उसका मुद्दा। ये एक उस समय का प्रोपोगंडा था, जो कराया उन लोगों ने था, किया केजरीवाल ने था, और फायदा मिला बीजेपी को, ये हुआ था वहाँ। बिल्कुल। और कुछ बताएं पार्टनर? शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े ही विस्तार से और अच्छी जानकारी दी हमें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद मित्रों। नमस्कार बंधुओं, जय हिंद, वंदे मातरम।